जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं लुसेंट बुक और लुसेंट बुक में हम पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों एक साथ कवर करके चल रहे हैं। और हिस्ट्री में हमने 2 वीडियो और पहला जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित जो धर्म ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है उस पर बना चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों पे बना चुके हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि इन 3 वीडियो में आपको तीनों इसका मटेरियल मिल चुका है। अब हम इस वीडियो में बनाएंगे, यानी कि जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी ये अपना टॉपिक है इस वीडियो का, इसके ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर हमने लुसेंट से ही कवर करे हैं, इसका नाम ही लुसेंट जीके। ठीक है, तो लेकिन थोड़ी क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आजकल इंपॉर्टेंट हैं वो। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को हमने 3 भागों में बांट रखा है। इससे पहले हम देख लेते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह बोलते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, यानी हम भारतीय पुरातत्व शास्त्र यानी कि आर्कियोलॉजीज ऑफ इंडिया, इनका हम बोलते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, जो फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसको हमने जैसे लुसेंट में लिखा है सेम वही है, लेकिन थोड़ा हमने डिकोड कर दिया है, मतलब आपको समझने की दृष्टि से समझ में आया है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को 3 भागों में बांट रखा है, अभिलेख, स्तंभलेख, सिक्के व अन्य साक्ष्य। ठीक है, तो अभिलेखों में, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि अभिलेख क्या है, तो अभिलेख क्या है, जैसे कोई पत्थर है और पत्थर पे हमने ये सब लिख दिया। ठीक है, क्या है ये जो पत्थर पे लिखी पुरानी लिपियां हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। स्तंभ लेख क्या है, एक जो पिलर है। ठीक है, अभी हम फोटो में देखेंगे लास्ट में, क्या पिलर, जैसे ये पिलर बना दिया और इस पर जो जानकारियां लिखी हैं ये इसको किस श्रेणी में डालते हैं, हम स्तंभ अभिलेख में डालते हैं। ठीक है, पिलर पे कोई चीज़ लिखना और पत्थर पे कोई चीज़ लिखना जो स्लेट नुमा है, चौकोर है या किसी तरीके से पत्थर पे लिखना, पत्थर की जो स्लेट है उस पर लिखना, वो क्या है, अभिलेख है। सिक्केवान, आठ सिक्के, पंचमार सिक्के, वो ये सब हमने पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को 3 भागों में बांट रखा है। और लुसेंट में ये सभी चीज़ें दी गई जितनी हमने कवर की हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो जरूरी हैं, उनको एक्स्ट्रा जोड़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। कोई भी अभिलेख हो उसका जो अध्ययन है इपिग्राफी नाम से जाना जाता है। तो पहले अभिलेख के बारे में हम देखते हैं। जैसा जैसा लिखा है इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है इसको, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ाना, समझना क्या है, इसमें जो जानकारी है उसको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बोगज कोई। पहला अभिलेख क्या है, बोगाज कोई अभिलेख। ये हमें एशिया माइनर, ठीक है, 1400 BC में मिला था ईरान साइड में। ठीक, और इसमें जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी अश्विनी। ठीक है, अश्विन कुमार की जानकारी इसमें मिलती है बोगज कोई अभिलेख में। ठीक है, पूछा गया है सीधा बोगज कोई अभिलेख कहाँ संबंधित है, तो एशिया माइनर 1400 BC में। ठीक है, इतना पूछा। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो अगला अभिलेख जो है अपना, अगले अभिलेख के बारे में हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में कहीं ना कहीं इस चीज़ में पूछा गया है। इसको बोलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और ये तिथि रहित अभिलेख है, इस पर कोई तिथि मेंशन नहीं की गई है। और इसमें जो जानकारी मिलती है कलिंगराज खारवेल के द्वारा ये बनाया गया था, कलिंगराज खारवेल। और कब, जब मौर्य वंश अपने पतन पे था। ठीक है, मौर्य वंश पतन पे था और उसने जो जीत रखे थे जितने राज्य या जहाँ पे शासन चल रहा था मौर्य वंश का, वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे थे, स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो कलिंग भी जब स्वतंत्र हो गया और उसका जो शासन करता था वो कौन था, खारवेल, उसी समय कलिंग की स्वतंत्रता के समय ये हाथी गुफा अभिलेख बनाया गया था। तो सर्वप्रथम इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है भारतवर्ष का जिक्र है, इसमें भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया किसमें किया, हाथी गुफा अभिलेख में। और उड़ीसा, उड़ीसा को उस समय किस नाम से जानते थे हम, कलिंग नाम से जानते थे। उड़ीसा भुवनेश्वर में ये स्थित है और उदयगिरी नामक पहाड़ी पर ये पाया गया था। ठीक है, अब हम दूसरा अभिलेख जो देखते हैं वो है अपना एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख। शासक कौन है, पुलकेशन द्वितीय इसके शासक हैं। 634 ईस्वी के आसपास, यानी कि 7वीं शताब्दी की
जानकारी। हर्षवर्धन वंश, ठीक है, जो वर्धन वंश था, मौखरी वंश, वर्धन वंश, उस समय का ये अभिलेख है। और इसको जो निर्माण, जो जानकारी मिलती है, ये चालुक्य शासकों के समय में इसको निर्मित किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय कौन सा चालुक्य शासक था। और जो इसमें जानकारी हमें मिलती है, ये स्थित कहाँ है? एट प्रेजेंट कर्नाटक, बागलकोट, बादामी के समीप, मलय प्रभा नदी के तट पर स्थित है। तो एट प्रेजेंट कई बार क्वेश्चन आप उल टाइप के पूछ दिए जाते हैं जीडी में, कई बंडे एग्जामों में पूछ हो सकता है कौन सा अभिलेख इसमें जो नदी मलय प्रभा नदी के तट पर स्थित है। तो 4 अभिलेख दे दिए आपको, तो इसमें एल अभिलेख जैसे आ गया उसको टिक करेंगे। तो हर चीज़ें आप मतलब प्रत्येक चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं आजकल, जरा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ के चलना पड़ता है। लुसेंट में भी, लुसेंट का पढ़ने का तरीका यही है। उसमें तो मान लो जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में थोड़ा दे दी हेडलाइंस, लेकिन उसकी जो जानकारी है उसको तुम्हें बढ़ाना, अपने खुद के नोट्स बनाना है। जैसे ये नोट्स हैं, ये क्या है? एक्स्ट्रा नोट्स हैं लुसेंट से, हेडिंग टाइप। जैसे अहल अभिलेख है, अहल अभिलेख में उसमें क्या दिया? शासक पुलकेशिन द्वितीय। अब लेकिन तुम्हें पता करना पड़ेगा कहाँ का शासक था, कौन वंश था। चालुक्य वंश का शासक था, 634 ईस्वी में था। ये जानकारी उसमें नहीं दी, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। भारत, कर्नाटक, बागलकोट, बादामी के समीप ये स्थित है, एट प्रेजेंट मलय प्रभा नदी के तट पर। तो कुछ भी पूछ सकता है इससे। पहले के जमाने में पूछता था वनडे एग्जामों में, अहल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित इतना ही पूछता था, तो लुसेंट चल जाती थी। अब लुसेंट में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेके चलने के लिए, पूछता वहीं से है, टॉपिक वही है, लेकिन टॉपिक के पूछने के तरीके बदल दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा अंदर से पढ़ना पड़ता हमें। तो अहल अभिलेख में हमें जानकारी किसकी, ये भी पूछ सकता, पहले नहीं पूछता था, पूछ सकता था। तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश का शासक था, ठीक है, और उसके बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी अहल अभिलेख में हमें मिलती है। अब इसके बाद हम लेते हैं एरल अभिलेख। एरल अभिलेख अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था इसको। शासक किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। उससे जानकारी क्या मिलती है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, इंपॉर्टेंट चीज है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। और गुप्त वंश के शासकों से ये संबंधित है, ठीक है। एरन अभिलेख जब गुप्त वंश के लास्ट में डिक्लाइन पे था तब, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मंदसौर अभिलेख। शासक कौन था? मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और जानकारी रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें दी है। रेशम बुनकर की अगर पूछ दिया है किस, जो रेशम बुनकर हैं कौन से अभिलेख में उनकी जानकारी मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख में। शासक कौन था उसमें? मालवा नरेश था। कौन? यशोवर्मन उस समय शासक था। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। क्यों गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये गिरनार पर्वत पर उपस्थित था, जूनागढ़ के निकट, ठीक है, गिरनार पर्वत पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। और ये किससे संबंधित है? ये रुद्रदामन से संबंधित है। 150 यानी कि दूसरी शताब्दी के आसपास, ठीक है, उस समय का अभिलेख है। जानकारी इसमें क्या मिलती है? इसमें रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत, ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत। अब सुदर्शन झील की मरम्मत से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और सुदर्शन झील से संबंधित एक और शासक थे जो बहुत ही प्रतापी शासक थे। कौन? मौर्य वंश के शासक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका भी संबंध इस झील से था, ठीक है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इनके एक अधिकारी थे उस समय इनके शासन में, पुष्य मित्र नहीं, ठीक है, पुष्यगुप्त। कौन थे? पुष्यगुप्त ने इनके आदेश से, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। इसकी मरम्मत उन्होंने भी कराई थी। तो 2 शासक किससे संबंधित हो गए? सुदर्शन झील से संबंधित हो गए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले अभिलेख की ओर। ये है नासिक का अभिलेख। और ये किससे संबंधित है? शासक गौतम बलश्री से संबंधित है। भाषा इसकी क्या है? प्राकृत लिपि ब्राह्मी है। उस समय के ज़्यादातर अभिलेख संस्कृत में या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। गुप्त काल के जितने भी अभिलेख हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है, याद रखना आप। ग्वालियर अभिलेख, हाँ, जानकारी इससे क्या मिलती है? नासिक अभिलेख से सातवाहन शासकों की उत्पत्ति तथा गौतमीपुर सतकर्णी की जानकारी। जितने ये सातवाहन शासक था, ठीक है, गौतमी बलश्री अगर पूछ दिया जाए। नासिक अभिलेख, अब ऐसे भी पूछ सकता ये अभिलेख, और एक तरफ दे देगा अभिलेख, एक तरफ क्या दे देगा? अभिलेख, और एक तरफ दे देगा भाई शासक। तो अभिलेख के साथ साथ आपको क्या रखना? शासक भी। जैसे मंदसौर अभिलेख दे दिया,
जूनागढ़ अभिलेख दे दिया, नासिक अभिलेख दे दिया, अब यहाँ पे उसने शासक लिख दिए। अब उसको बोल देगा मैचिंग के हिसाब से लगाओ, ठीक है उत्तर। तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है, उत्तर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है। और हर एग्जाम के लिए तैयार रहना, वनडे एग्जाम भी हैं, आर एग्जाम है, कई प्रकार के एग्जाम है उनके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, ये नासिक अभिलेख में सातवाहन शासकों की उत्पत्ति, सातवाहन शासकों को कैसे उत्पन्न हुए, ठीक है, कैसे कैसे क्या इनका वंश चला, वो सब जानकारी से मिलती है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धि पर प्रकाश, क्या क्या उपलब्धियां इनके, कौन कौन से युद्ध लड़े, उनके बारे में, सतकर्णी के बारे में प्रकाश डाला गया है। और एक बात आप याद रखना, जो सातवाहन शासकों का पूरा जो वंश था, ठीक है, सातवाहन शासकों का पूरा वंश या शासन, ये पूरा शासन किससे, अभिलेखों पर उतरा मिलेगा आपको, ठीक है, अभिलेखों पर। सातवाहन शासकों का वंश पूरा अभिलेखों से संबंधित है, यानी कि अभिलेख से ही इनके सातवाहन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। पूरे सातवाहन शासक जितने हैं सब अभिलेखों से ही इनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, कौन कौन सातवाहन शासक थे। अब इसके बाद जूनागढ़ के बाद हम चलते हैं ग्वालियर अभिलेख। शासक कौन है, प्रत्याहार नरेश भोज, जिसे राजा भोज के नाम से जानते थे। निर्माण गुप्त काल में हुआ था इसका, ठीक है, लेकिन ये क्या प्रत्याहार शासक थे, ये गुप्त शासक नहीं थे। निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में, ठीक है। जब गुप्त काल में हुआ तो अभी हमने बताया इसकी भाषा क्या होगी, संस्कृत होगी। जानकारी क्या है, प्रत्याहार राजवंश शासक वर्ग द्वारा विष्णु के मंदिर का निर्माण कराया गया, उसकी जानकारी है। दूसरा अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन, यानी कि इसमें सैन वंश की पूरी जानकारी दी गई है, सैन वंश से संबंधित है, ठीक है। और बंगाल शासक विजय सेन, हिम्मत सेन के पुत्र थे ये, उनके बारे में जानकारी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये विजय सेन या सैन वंश, ठीक है। और जो सैन वंश है वो पाल वंश के आसपास का है, ये याद रखना आप। पाल वंश जैसे डिक्लाइन हुआ था उसी समय पाल वंश के अंडर में ही इसका उत्पत्ति हुई थी सैन वंश की, ठीक है। पाल जो शासक थे ना, ठीक, उसके साथ साथ में ही एक तरीका से उनके अंडर में ही सैन वंश का उद्भव हुआ था। तो ये तो हो गए आपके ज़्यादातर क्या अभिलेख हो गए। अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट जो हमने बताया था आपको, स्तंभ अभिलेख। ये तो अभिलेख हो गए, ठीक है। एक बार हम अभिलेख की आपको फोटो दिखा देते हैं, अभिलेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है। ये देखिए, ये क्या है अपने आहत सिक्के, आहत सिक्के। ये जो सिक्का है अभी आपको पता चलेगा किससे संबंधित है, ठीक है। ये कटफेसिस जो था कुषाण वंश का, उसने जो शिव है उसको खुद को वो शिव भक्त बोलता था, उनकी जो ये तो फिर किससे संबंधित है, कुषाण वंश से। ज़्यादातर कांस के सिक्के और सोने के सिक्के इनने मतलब आज सिक्के दिए थे, ठीक है। तो ये सिक्कों से जानकारी मिलती है हमें, क्योंकि सिक्के क्या थे, एक वंश से दूसरे वंश में, यानी भी विदेशों में भी सिक्के पाए गए। अगर जैसे कुषाण वंश के सिक्के ईरान में मिले, कहीं मिले, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा इससे कि यानी इन सबका इनसे भी व्यापार होता था। तो सिक्के इसलिए इतिहास के स्रोत बने, मतलब दूसरी जगह भी पाए गए तो उससे समझ में आ जाता था कि इस जो शासन है, यानी कि ये जो शासक है वो दूसरे शासक से व्यापार में किस प्रकार से संबंधित था, सिक्कों से जानकारी मिलती है। अभिलेख के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये देखो अभिलेख है ये पत्थर के शिलालेख जैसे मैंने बताया था, इन पे लिखा होता था, चित्र मुद्रित होते थे, ये अभिलेख हैं, ठीक है। ये क्या अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं, ये भी अभिलेख है, ठीक है। ये देखो लिखा जो, ठीक है। और स्तंभ लेख के बारे में हम देखते हैं, स्तंभ लेख क्या है, ये स्तंभ लेख हमने कहा था पिलर बना के, जैसे ये है, ठीक है, महरौली का स्तंभ है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये देख लिया आपने सिक्के, स्तंभ लेख, ये सिक्के, तो ये होगा इसका पिक्चर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक स्तंभ लेख की ओर। अब स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गरुड़ स्तंभ लेख। ये होलियोडोरस के बेसनगर बित्सा, ठीक है, यवन राजू था होलियोडोरस, ठीक है। और ये कहाँ पे, बेसनगर यानी बित्सा के नाम से जाना था, उससे संबंधित है। और जानकारी से क्या मिलती, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण इससे मिलता है, किससे, गरुड़ स्तंभ से, ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म उपस्थित था, उसकी जानकारी इससे मिलती है। अब हम दूसरा स्तंभ लेख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्तंभ है, इसको याद रखना। भीतरी स्तंभ लेख, जो शासक था उस समय कौन था जिसने स्कंदगुप्त शासन कर रहा था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एट प्रेजेंट स्थित है ये, ठीक है। और भाषा इसकी क्या है, संस्कृत है, ठीक है। गुप्त, हमने कहा था गुप्त वंश में जितने भी अभिलेख और वो होंगे आपके स्तंभ लेख, सब किसमें संस्कृत भाषा में लिखे जाएंगे। जानकारी से क्या मिलती है,
सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण, ठीक है, हुड़ ने भारत पे कब आक्रमण किया इसकी जानकारी किसमें मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख में। और गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्रों और हुड़ों का आक्रमण, ठीक है, गुप्त साम्राज्य को नष्ट करने में पुष्यमित्र संघ यानी पुष्यमित्र वंश और ये हुड़ों की मतलब क्या योगदान रहा इसको, तो पूरी जानकारी इसमें भीतरी स्तंभ लेख में दी गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की ओर। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो शासक था उस समय कौन था, समुद्रगुप्त था। अब प्रारंभ में इसमें प्रयाग स्तंभ लेख में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, और एट प्रेजेंट ये इलाहाबाद के किले में उपस्थित है। ये देखो लिखा हुआ है, इलाहाबाद के किले में सुरक्षित कर दिया गया है किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को। और इम्पोर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री अकबर से रिलेटेड है। अकबर ने इसको कौशाम्बी से मंगाकर कहाँ पे, इलाहाबाद के किले में सुरक्षित किया था। समुद्रगुप्त इस समय शासक थे प्रयाग स्तंभ लेख के समय। और प्रारंभ में इसमें अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक के बाद समुद्रगुप्त ने अपनी जानकारी इस पे, और लिपि कौन सी है, अब अशोक के समय कौन सी लिपि चल रही थी, ब्राह्मी लिपि, सीधी सी बात है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक इसी में अशोक के लिखे गए हैं, तो किससे, अशोक, ब्राह्मी लिपि होगी, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भाषा क्या है, लिपि ब्राह्मी, विशुद्ध भाषा चंपू शैली। अभी हमने आपको बताया था गुप्त काल में जितने भी, अब ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक की चीज़ें। अब हमने कहा था गुप्त शासक ज्यादातर किसमें, अपने संस्कृत में चीज़ें लिखते थे, तो विशुद्ध संस्कृत चंपू शैली। अगर पूछ दिया है चंपू शैली क्या है, तो चंपू शैली क्या है, संस्कृत भाषा का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। अब ये जानी गए आप, अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में इसको सुरक्षित करा लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिक्के व अन्य पुरातत्व साक्ष्य की ओर। तो सिक्के व अन्य पुरातत्व साक्ष्य में देखते हैं हम, अन्य पुरातत्व साक्ष्य, अन्य में अभी हम बताएंगे क्या क्या देखना आपको। सिक्के पहले देख लेते हैं। आह सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्यों, इस पे पंचमार्क होते थे इन्हें, इसीलिए आह सिक्का बोलते थे। और क्या, साहित्य में इसको क्या नाम दिया गया, कासार्पण, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कासार्पण तो आप क्या समझेंगे, आहत सिक्के, ठीक है, पंचमार्क वाले सिक्के। नोट, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किसने किया था, यवन शासकों ने, ठीक है। अब सिक्कों से हमने कहा आपको ये जानकारी मिलती थी कि एक शासक की किस किस शासकों से मतलब व्यापार था, वो जानकारी मिल जाती थी। और जानकारी क्या मिल जाती थी, जैसे उस पर अगर नौका छपी है तो वो मतलब समुद्र से रिलेटेड भी व्यापार करता था, वो भी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई देवी देवताओं की फोटो छपी है, जैसे गुप्त वंश ने या कुषाण वंश ने लक्ष्मी, ठीक है, इनकी उसमें फोटो छपा रखी थी, तो वो मतलब संबंधित पता चलता कि इससे धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के थे, तो इससे क्या पता चलता है, बीड़ा बजा रहा तो वो क्या था, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ये पता चलेगा, ठीक है। अब देखो जो हम बता रहे थे एक शासकों के मतलब व्यापार का कैसे पता चलता है। अब जैसे आरिकमेडु है पुदुचेरी के निकट, तो यहाँ पे रोमन सिक्के पाए गए थे, कहाँ पे, पुदुचेरी में। तो ये आपको पता चलता है कि पौंडुचेरी यानी आरुकमेडी और रोमन साम्राज्य के कुछ ना कुछ संबंध रहे होंगे, तभी तो ये सिक्के यहाँ पे आए चल के, ठीक है। तो इससे क्या आपको जानकारी मिलती है, रोमन और आरुकमेडु में व्यापार के संबंध हैं, इससे ये जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखो आगे, इन सिक्कों के द्वारा, ठीक है, इन सिक्कों के द्वारा 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है सिक्कों के माध्यम से। इसीलिए हमने सिक्कों को किसमें रखा, इतिहास के पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोतों में, ठीक है, जिससे हमारा इतिहास के बारे में कुछ योगदान है। आपको हर मतलब प्रत्येक इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास या फिर आधुनिक भारत इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास की स्पेक्ट्रम एक बुक है मोटी सी, उसको खोल के देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा, ऐतिहासिक स्रोत। और उसमें जो कंपनी का शासन है और जो अंग्रेजों का शासन है, उन लोगों ने लिखित में प्रमाण रखे हैं, तो वो इतिहास का स्रोत बन गया, उससे इतिहास लिखा गया, ठीक है। और अपने जो भारतीय उस समय इतिहासकार थे उनके लिखित अवशेषों से इतिहास लिखा गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब कुषाण शासकों ने, अब देखो तो यहाँ पे 40 भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल कर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, जो 124 ग्रेन के थे, 124 कैरेट के सिक्के चलवाए थे। किसने, कुषाण शासकों ने। कुषाण वंश का कौन था, कटफेसिस था, जो कुषाण वंश का संस्थापक था, कटफेसिस। और कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल करके, क्योंकि ये भी ग्रीक से आए थे, तो रोम शासकों की नकल करके इन्हें स्टार्ट किए थे चलाना सिक्के, ठीक है, किसके, सोने के सिक्के।
और देखते हैं हम इसमें आहत सिक्कों में कुषाण शासक, देखो ये लिखा बिम कट फेसेस के सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति, अभी हमने देखा था, ठीक है, ये वाली आकृति की बात कर रहा, ठीक है, ये शिव की आकृति है बैल के पार्श्व में खड़े, ठीक है, ये वाली आकृति शिव की आकृति, ये क्या है, बैल है, तो ये किससे संबंधित हो गया, बिम कट फेसेस। तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको एक आहत सिक्के से पता चल सकता है कि किस शासन वंश से या किस शासक से संबंधित है, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही इसीलिए सिक्कों का योगदान बोला जाता है कि किसमें, किसी भी साम्राज्य के शासन के या इतिहास के लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था चित्र में खड़े शिव की आकृति अंकित है, तो इन सिक्कों पर लिखे लेख या उनसे उसने अपना जिक्र महेश्वर, इसमें जो लेख लिखा है उसमें उसने क्या लिखा, महेश्वर अर्थात शिव भक्त के रूप में। तो आप बोल सकते हैं बिम कट फेसेस क्या था, शिव भक्त था, ये जानकारी मिलती है उससे, ठीक। अब इन्हीं सिक्कों में समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की मुद्राओं, ठीक है, जो मुद्रा क्या चलाते थे उसका पता चलता है गुप्त वंश में, और उनके या उसके अश्वमेध की सूचना प्राप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ ने कराया था वो। अब सातवान नरेश या श्री सतकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है, ठीक है, अभी हमने देखा, अब लेख देखा था सतकर्णी का, ठीक है, तो उसमें भी उसका जिक्र था। सिक्कों से भी पता चला कि सातकर्णी कौन थे, ये सातवाहन शासक थे, जिसमें उसकी समुद्र विजय या व्यापारिक उपलब्धियों का पता चलता, क्योंकि उस पर जलयान का चित्र अंकित था सिक्कों पे, ठीक है, उसका पता चलता। तो समझ गए होंगे आप, अभी शुरू में हमने बताया था सिक्कों पे जैसे जलयान छपा है तो समुद्र से संबंधित चीज़ें पता चलती हैं। कनिष्क के सिक्कों से, कनिष्क जो शासक था, कुषाण वंश का शासक था, और इसके सिक्कों से पता चलता है ये बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, ठीक है, और ये हम देख ही चुके अभी, ये सिक्के हैं, ठीक है, और ये क्या हैं, अभिलेख हैं, ये क्या है, स्तंभ लेख हैं, ये हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर, और इसमें हम कुछ देख लेते हैं अन्न, ठीक है, अन्न पुरातात्विक अवशेष। अन्न पुरातात्विक अवशेषों में सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक पॉइंट जो है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया आपके इसमें, लेकिन लिखा होगा लुसेंट में, आपको पता होगा ये कश्मीर में नौपाषाण एक पुरास्थल था बुर्ज होम। अब कोई स्थान भी मतलब इसका साक्षी हो सकता है ऐतिहासिक स्रोत का। अब जो ये क्या है, स्थान ही तो है, बुर्ज होम, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बुर्ज होम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नौपाषाण एक पुरास्थल है, नौपाषाण काल से संबंधित है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे अगले मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इससे संबंधित जो इतिहास के स्रोत हैं चैप्टर, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे हम एमसीक्यूज, वो अभी करेंगे, एक वीडियो क्वेश्चन का आएगा एमसीक्यूज का, और उसके बाद सीधा हम पाषाण काल, नवपाषाण काल इसको स्टार्ट करते हैं, और जल्द ही चीज़ें अपनी कवर हो जाएंगी, ठीक है। 1 महीने में हमें इतिहास को एक तरीके से कवर करना है, दिसंबर में किसी भी तरीके से, ठीक है, इतिहास या जनवरी आदि, ठीक है, या जनवरी में तो सीधा ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। तो अभी इससे क्या पता चलता है, बुर्ज होम से नौपाषाणिक काल का ये स्थल है, और यहाँ से आपको गर्तावास, क्या गर्तावास यानी कि गड्ढा घर, मतलब जो आप एम्बैकमेंट नहीं आजकल बोलते हैं, गड्ढा घर एम्बैकमेंट, ठीक है, का साक्ष्य मिला है। तो एक अब इससे ये भी पता चलता है कि उस समय आदमी गड्ढा घर भी बनाते थे, तो इसमें उतरने की सीढ़ियाँ भी हैं। यह मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चला, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते, ठीक है, उसको दफनाने की यहाँ पे परंपरा थी, ठीक। अब और अन्य में हम देख लेते हैं, तो ये तो हो गया बुर्ज होम। क्या बुर्ज होम क्या है, स्थल है जो किससे, नौपाषाणिक काल से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है एक शैली का, कला शैली, कला संस्कृति से संबंधित, तो मंदिर निर्माण की शैली, ये पॉइंट आपके उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे नागर शैली, ठीक है, नागर शैली, और दूसरी आपकी थी बेसर शैली, ठीक। तो जितने अपने उत्तर भारत से संबंधित मंदिर थे, उत्तर, तो अन्य साक्ष्यों में आपने देखा नागर शैली, ठीक है, ये कहाँ प्रसिद्ध थी, उत्तर भारत में, ठीक है। बैसर शैली को हम बाद में समझेंगे, एक पहले और थी द्राविड़ शैली। कौन सी थी, द्राविड़ शैली,
ये मंदिरों के निर्माण की शैलियाँ हैं, ठीक है। किसकी शैलियाँ? मंदिरों के निर्माण में। द्राविड़ शैली कहाँ थी? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, ठीक। नागर शैली उत्तर भारत में। अब देखो यहाँ पे, इसको देखना आप ध्यान से। द्राविड़ शैली प्लस नागर शैली, ठीक है। इन दोनों के मिक्सर से बनी है अपनी कौन सी? बेसर शैली, बेसर शैली, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाए जाते थे? दक्षिणापथ के मंदिर में, दक्षिणापथ के मंदिरों में, ठीक है। तो ये शैलियाँ हो गई कुछ पुरातत्व इतिहास के स्रोतों में, ठीक है। एक शब्द और कहीं आपको मिल जाए, पंचायतन, ठीक है। पंचायतन शब्द ये भी रचना शैली है, मंदिरों के निर्माण से संबंधित है, रचना शैली, ठीक है। और पंचायतन में क्या होता था? ये जैसे कि आपका यहाँ पे पंचायतन शैली क्या है? एक हिंदू मंदिर तथा मतलब हिंदू जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनसे संबंधित शैली है। और ये है क्या? अब जैसे एक बड़ा सा मंदिर बन गया, ठीक, ये बड़ा सा मंदिर है, अब इसके सपोर्ट में 4 और मंदिर बनाए गए, ठीक है, सहायक मंदिर, तो 5 मंदिर हो गई। इसी को बोलते थे हम पंचायतन शैली। एक मंदिर है और उसके आसपास 4 मंदिर हमने, और जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से सपोर्ट में, सहायक मंदिरों से घिरा हो, ये मुख्य मंदिर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे पंचायतन शैली। जब मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा हो, 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा हो, तो वो शैली क्या कहलाती है? पंचायतन शैली। तो अगर आपसे पूछ दे पंचायतन शैली के मंदिरों के नाम बताइए, या फिर आपको 5 मंदिर दे दिए, पूछ दे कौन पंचायतन शैली संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा कंदरिया महादेव मंदिर। आपको इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान से आप देखना। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पे है? खजुराहो में। कहाँ पे है? खजुराहो, MP, याद रखना। और किससे संबंधित है? पंचायतन शैली से है, ठीक। और ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, अब ये मंदिर का स्थान भी पूछ सकता, तो आप रखना याद, भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है, ठीक है। अब लक्ष्मण मंदिर, इम्पॉर्टेंट मंदिर है, याद रखना। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, ये भी, ठीक। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर, ये भी कहाँ है? भुवनेश्वर में है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, उत्तर प्रदेश का मंदिर है, उत्तर प्रदेश जीके में पूछा जाता है, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ठीक है। अब ये कहाँ है? देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश, ठीक। अब गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। और ये सभी जो मंदिर अभी हमने डिस्कस किए, ये सब किससे शैली से संबंधित हैं? पंचायतन शैली से संबंधित मंदिर, ठीक है। ये हो गए ऐसे मंदिरों के नाम जो पंचायतन शैली से। तो ये जो आपका लेक्चर था, ये लेक्चर आपका संबंधित था भारतीय इतिहास के स्रोतों में, जो हमने 3-4 भागों में बांट रखे थे। ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, और पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्यों को भी हमने बांट रखा था स्तंभ लेख में, ठीक है, अभिलेख में, और सिक्कों में व अन्य स्रोतों से। तो इसमें हमने ये जानकारी हासिल की। और अब आपको इससे संबंधित मिलेंगे अगले मतलब वीडियो में MCQ, जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके, और लुसेंट जीके को हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करके चल रहे हैं, जो आज की दृष्टि से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। केवल लुसेंट जीके जैसे NCERT है, अभी हमने बीच में भी आपको बताया कि उसमें हेडिंग दी गई है, उस हेडिंग को आपको विस्तार से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स अपना खुद का डेवलप करो लुसेंट से, और केवल लुसेंट को पढ़ के आप सोचें तो मतलब इतना नहीं कर पाएंगे। लुसेंट को एक्स्ट्रा पढ़ना है, हेडिंग लुसेंट की होगी, लेकिन जैसे अभी हमने बीच बीच में डिस्कस किए, जब पूरे आप वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। स्तंभ लेख तो 5 मिनट में हम खत्म कर देते जल्दी जल्दी बता के, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका लेक्चर ख़त्म।
और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। और आपको अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो, फॉरवर्ड करते रहिए और बने रहिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।